यार सिर्फ पढ़े जा रहे हो, उसका परिणाम ये हो रहा है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आउटपुट कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। रिक्शा वाला क्यों डिप्रेशन में है? पर उसको जीवन में रिजल्ट देखो, कर्म का फल नहीं है, ज्ञान का फल। अगर कर्म का फल होता तो सबसे ज्यादा पैसा मजदूर के पास होता। तो किसी भी चीज को बनने के लिए उस चीज का जो बेसिक्स है ना उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि स्विमिंग की किताब पढ़ के अगर नदी में कूद गए, किताबें आती है ना, अमीर कैसे बने, जिन्होंने वो किताब लिखी वो अरबपति हो गए, और जिन्होंने पढ़ी वो आज तक भीख मांग रहे हैं। तुम ताकतवर, दुनिया ताकतवर। और अगर इंटरव्यू बोर्ड में तुमने बात बोली, दहेज के चक्कर में तैयारी कर रहे हो, सर सही सोच रहे हो। अमेरिका इज द सन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जिस अमेरिका को तुम आज देख रहे हो ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ 13 कॉलोनियां थी और सब यहीं पे थी, सब। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। और आज इस कंट्री का पूरी दुनिया पे कब्जा है। तो कोई तो फार्मूला होगा ना। ये तीसरी चीज, नेशंस कैसे पैदा हुए। 3 नेशंस पढ़ेंगे। पहला जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा जापान। तब तुम्हें समझ में आएगा कि इंडिया कैसे पैदा हुआ। 20th सेंचुरी, द सेंचुरी ऑफ इंडस्ट्रियल पावर्स। यहां आकर सारा खेल बदल जाता है, यूरोप की डोमिनेंसी खत्म। 20th सेंचुरी से पहले तुम हिस्ट्री में किसको पढ़ोगे? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल। 15th सेंचुरी से कहानी शुरू होती है, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज डोमिनेंसी, वास्को डी गामा, कोलंबस। फिर इन दोनों को रिप्लेस करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस, फिर फ्रांस को भी रिप्लेस करता है ब्रिटेन, और फिर यहां 20th सेंचुरी में ब्रिटेन भी गेम से बाहर, यूरोपियन डोमिनेंसी खत्म। अब यहां पे 2 नए सुपर पावर्स उभर कर आते हैं, यूएसएसआर एंड यूएस। ये कैसे होता है? 500 साल की यूरोपियन सुप्रीमेसी खत्म कैसे होती है? ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? 2 वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं यहां पे, कॉमन वॉर नहीं हो रहा है, वर्ल्ड वॉर। 1914, 1939। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई वर्ल्ड वॉर होने की? फिर एक पीरियड चला हिस्ट्री में, उसको हम कोल्ड वॉर का पीरियड बोलते हैं। बड़ा जबरदस्त पीरियड। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो कि भाई मेंस का पोर्शन है हमारे। अगर तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो कायदे से, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो यूपीएससी का पूरा सिलेबस तुमको समझ में आ जाए। इस छोटे से पोर्शन की सबसे बड़ी बात पता क्या है? तुम्हें मॉडर्न शब्द समझ में आना शुरू हो जाएगा। मॉडर्न पॉलिटी, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सोसाइटी। बड़ी मजेदार बात मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस की, इससे क्वेश्चन 1 आता है, मैक्सिमम 2। पर अगर ये पोर्शन समझ में आ जाए तो बाकी सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जो है वो किसकी देन है? क्यों पैदा हुआ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कोई तो नेसेसिटी पैदा हुई होगी ना जिसने बैंकिंग सिस्टम को पैदा किया। तो कौन सी नेसेसिटी थी? और कोई बात क्या, वो घटना बताओ जिसने उसको पैदा किया। ट्रेड तो पहले से भी हो रहा था, कैपिटलिज्म तो पहले से। ये बैंकिंग सिस्टम का सीधा संबंध किससे? और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। 1914 तक इंडिया को अगर तुम देखो तो 80% ऑफ बैंक कैपिटल इन इंडिया इज फॉरेन कैपिटल। 1914 तक 1914, उसका असर किस पे पड़ रहा था? हिंट कर दिया। अरे भैया पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेबिट और क्रेडिट के खेल पे चलता है। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में तो बैंक कोलैप्स कर गए। तो जैसे ही बैंक कोलैप्स किए इंडस्ट्रियां बंद हो गई। संबंध देखो बैंक और इंडस्ट्री का। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन क्या है? कोलैप्स ऑफ अमेरिकन बैंक्स। जैसे ही अमेरिकन बैंक्स कोलैप्स होते हैं वैसे अमेरिका की इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं। यानी दोनों का कोई संबंध है ना। 1914 तक इंडियन बैंक्स में 80% कैपिटल फॉरेन है। जब वो 80% कैपिटल फॉरेन है और पूना का आदमी जाके उन बैंक से कहता है कि साहब हमको फैक्ट्री खोलनी है, बैंक से पैसा मांगेगा वो, उसको बैंक क्या बोलेगा कि 25% इंटरेस्ट। कहां से देगा वो? होम लोन 8% देने में तो हालत खराब है, और 25% इंटरेस्ट पैसा लेगा वो। तो इंडियन बैंक्स वर नॉट रेडी टू गिव मनी टू इंडियन इन्वेस्टर्स। तो तुम देखो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वीक। जब देश आजाद होता है तो इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा काम है वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स।
बिना क्रेडिट के तुम कैसे एग्रीकल्चर, कितना पैसा देगी सरकार? भाई हमारे लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या हो सकती है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को चाहिए पैसा, तो नाबार्ड, तो कनेक्ट करो ना चीजों को। तुम यार सिर्फ पढ़े जा रहे हो, उसका परिणाम ये हो रहा है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आउटपुट कुछ है ही नहीं। रिक्शा वाला क्यों डिप्रेशन में है? रिक्शे वाले से ज्यादा कोई मेहनत करता है? मजदूर जो काम करता है उससे ज्यादा कोई मेहनत करता है? नहीं, कोई नहीं करता, पर उसको जीवन में रिजल्ट देखो। लोग कहते हैं जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। ये बात जब मजदूर सोचता है तो सोचता है जिसने कहा पहले करो पकड़ में आ जाए तो उसको चांटे से मारे। कर्म का फल नहीं है, ज्ञान का फल है। अगर कर्म का फल होता तो सबसे ज्यादा पैसा मजदूर के पास होता, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी के पास है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी को समझ में आता है किस फॉर्मूला, किसका? इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का, रोटेशन का। यहां कितने लोग हैं जो उन्होंने क्रेडिट पे गाड़ी ले ली, क्रेडिट पे मकान ले लिया। क्रेडिट किसके लिए है? जिनके पास अथाह संपत्ति है उनके लिए है, क्योंकि जब तुम क्रेडिट लोगे तो तुम्हारा टैक्स बचेगा। क्रेडिट क्लर्क के लिए नहीं है। अगर क्लर्क क्रेडिट ले लेगा तो फंस जाएगा। कंपनियां क्या है? एप्पल, जितनी भी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जितनी तुम्हारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, सबने बैंकों से समझौता कर लिया कि हाँ दे दो, कोई बात नहीं, गाड़ियां उठाओ, हमारी गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, बैंक लोन। बैंकों ने कहा यार ठीक है, हम इकट्ठा पैसे दे देंगे, हमको ब्याज आएगा। आदमी की तमन्नाएं है कि कम से कम एक गाड़ी खरीद ले, एक फ्लैट खरीद ले लिया उसने, लेकिन उसको इंटरेस्ट सिस्टम का खेल नहीं पता। एक बार तुम उस इंटरेस्ट सर्कल, डेब्ट ट्रैप में फंसे तो तुम गए। इकोनॉमी में एक टर्म है डेब्ट ट्रैप। और जब कोरोना आया कितने लोग बर्बाद हो गए? क्यों? क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप का मतलब नहीं समझते थे। भाई जो पर डे पैसा कमा रहे थे उनके पास तो पैसा ही बंद हो गया। जिनका रेस्टोरेंट चल रहा था, जिन्होंने जनवरी में रेस्टोरेंट खोला था 2 करोड़ लगा के, 3 करोड़ लगा के, और मार्च में कोरोना आ गया, वो तो मारे गए ना। मुकेश अंबानी को पता है बैंक मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, लोन का मतलब क्या होता है, लोन को सेटल कैसे कराया जाता है। ये जितने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं ये पैसा ले लेते हैं 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, उसके बाद ये लोन सेटलमेंट करते हैं। 15,000 करोड़ का कितना जमा किया? 4,000 करोड़। नहीं करते? करते हैं। ये कैपिटलिस्ट इंडिया के डिसाइड करते हैं कि कहां पे पैसा लगाना है। ये सब बैठ कर सेटल करते हैं बैंकों से कि काम करते हैं यार, खराड़ी के एरिया को डेवलप करते हैं, सारी जमीनें खरीद लेते हैं। जैसे हम सारी जमीनें खरीदेंगे, सरकार क्या, ये सब नेक्सस में है, गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट, बैंक्स। अब कैपिटलिस्ट क्या करेंगे? पुणे का जो सबसे अनडेवलप्ड एरिया है उसको खरीद लेंगे, सारी लैंड। जैसे वो लैंड खरीदेंगे सरकार उस एरिया को न्यू पुणे डिक्लेयर कर देगी। पहले नहीं करेगी। पहले करेगी तब तो किसानों को पता चल जाएगा कि भाई हमारी जमीन की कीमत बढ़ गई। पहले नहीं करेगी। जब कैपिटलिस्ट वो सारी लैंड खरीद लेंगे, मतलब 100 करोड़ में सारी लैंड खरीद ली, पूरे गांव के गांव खरीद लिए। जैसे वो गांव के गांव खरीदे, सरकार ने कहा न्यू पुणे। अब न्यू पुणे का मतलब रोड, न्यू पुणे का मतलब लाइट, न्यू पुणे का मतलब वाटर, स्कूल। अब जो आदमी यहां कंजेस्टेड एरिया में रह रहा है उसको लगेगा यार 60 लाख में 3 BHK मिल जाएगा यार, ओपन स्पेस मिल जाएगा, ओपन एयर मिल जाएगा। पूरा पूना भागेगा न्यू पुणे की तरफ। सरकार न्यू पुणे डिक्लेयर करेगी, कैपिटलिस्ट जमीन खरीद चुके होंगे, बैंक कहेगी पैसे हमसे ले जाओ, बनाओ। सोशल मीडिया आई है, दिखाएगी स्विमिंग पूल में एक लड़की को तैरते हुए। दिस इज योर फ्यूचर, योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू।
कितना बढ़िया गेम चलता है, सब मिलके चलाते हैं। तो किसी भी चीज को बनने के लिए उस चीज का जो बेसिक्स है ना उसको समझना पड़ेगा। तो बनने का, तुमने कभी किसी मैकेनिक की दुकान देखी है जो स्कूटर वगैरह बनाता है? वहां उन दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। वो पता है क्या करते हैं? छोटे बच्चे वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं, बस उनका सिर्फ इतना काम होता है, बबलू रिंच लिया, तो जाके भाग के ले आते हैं। तो जो वो मेजर मास्टर जो बनाता रहता है गाड़ियां, वो सिर्फ बैठ के देखते रहते हैं। फिर मास्टर क्या करता है, वो मैकेनिक मास्टर क्या करता है, धीरे धीरे उन छोटे छोटे बच्चों को छोटा छोटा काम देने लगता है। इंजन खोल दो, टायर निकाल लो। तब वो नर्सरी से क्लास 5th में आते हैं। ठीक। फिर क्या होता है, एक समय आता है जब वो मास्टर मैकेनिक कहता है कि भाई ये गाड़ी तेरे हवाले, कल तक मिल जानी चाहिए, पूरी सर्विस हो गई। जी सर। फिर वो ग्रेजुएशन में आते हैं, और जब उस दुकान के ग्राहक उनकी तारीफ करने लगते हैं कि भैया सर्विस तो अब आप ही करोगे, तब उनको लगता है अब समय आ गया अपनी दुकान खोलने का। तुमको भी यही काम करना पड़ेगा, किसी एंटरप्रेन्योर की गुलामी कर लो 2 साल, ऐसे बैठो, जो कर रेंज उठा लो, अब भाग के गए ले जी साहब। और कोई रास्ता नहीं है दोस्त, क्योंकि स्विमिंग की किताब पढ़ के अगर नदी में कूद गए, किताबें आती है ना, अमीर कैसे बने, जिन्होंने वो किताब लिखी वो अरबपति हो गए, और जिन्होंने पढ़ी वो आज तक भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं किताब में गलत लिखा हुआ है, किताब में भी अच्छा लिखा हुआ है, पर जितना तुम प्रैक्टिकली किसी चीज को सीखते हो उतना थ्योरेटिकली उतनी जल्दी नहीं सीख पाते। ठीक। मुकेश अंबानी से बात करूं, और देखो यार, बैंकिंग जो सिस्टम है ना उसमें क्रेडिट, किसी मनी लेंडर को जानते हो? करते हो? अच्छा, जानते हो। आज जाना किसी मनी लेंडर को बोलना कि भैया 1 लाख रुपया चाहिए, पता क्या बोलेगा? क्या? मॉर्टगेज। पूरा बैंकिंग सिस्टम, मनी लेंडिंग मॉर्टगेज पे डिपेंड करता है कि बदले में रखोगे क्या। और किसान के पास अपने आप को रखने के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए लोग मनी लेंडरों से बड़ी नफरत करते हैं। जबकि मनी लेंडर का वो धंधा है, अगर मनी लेंडर मॉर्टगेज ना करे तो भीख मांगने लगेगा वो। तुम देखो रिश्ते किस पे टूटते हैं? पैसे देने पे, क्योंकि पैसा देने का एक नियम है, जैसे तुम पैसा दिए अगला आदमी वापस नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा यार कार खरीद लो पहले, फलाने का बाद में दे देंगे, और तुम्हारे सामने तुम्हारा पैसा लेके वो चीजों पे चीजें खरीदता रहेगा। और जब तुम अपना पैसा मांगोगे, कहेगा मरे जा रहे हो यार, 5 लाख रुपए के लिए दे देंगे ना। लेकिन जब तुम उस आदमी से कहते हो तुमसे 5 लाख रुपए मांगने आता, तुम कहते हो अच्छा कौन सी गाड़ी रखे हो? इनोवा रखे हैं, रख जाना। तो उसको चिंता होती है अपनी गाड़ी निकालने का। तो जैसे ही पैसा आएगा सबसे पहले वो तुमको तुम्हारा पैसा देगा। इसलिए मनी लेंडर बुरा भले लगता है, पर वो गेम का सिद्धांत है। ये जो भिखमंगा मन है ना, ये अपने आप को खुश करता है। ये अपने आप को करता है, कैसे खुश करता है? हम देश की सेवा करने जा रहे हैं। मत कर, क्योंकि देश की सेवा आईएएस बने बिना भी की जा सकती है, कोई मतलब ही नहीं है। और अगर इंटरव्यू बोर्ड में तुमने बात बोली, तुमको खड़े होके हाथ पकड़ के ऐसे बकायदा तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे वो, और बोलेंगे लेफ्ट जाना, और दोबारा बहुत मार मारेंगे। तुम जितने व्यवहारिक रहोगे, अप्लाइड, तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारे अपने चॉइसेस होंगे, तुम बता नहीं पाओगे किसी को, लेकिन तुम्हें कहना वहां पे यही होगा कि सर इट्स अ रेप्यूटेड जॉब इन इंडिया विद नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड आई लव चैलेंजेस। वो तुमको देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, दहेज के चक्कर में तैयारी कर रहे हो। और तुम भी उनको देख के मुस्कुराओगे कि सर सही सोच रहे हो।
एक साहब आईएएस की तैयारी करते थे, तो मुझसे बोलते थे कि सर बोलते थे सर when I will get selection I will marry a very poor girl. अरे मैंने कहा यार ले आओ मिठाई खिलाओ इसको। गलती से उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट की बेटी से शादी की, मुझको नहीं बुलाया, बुला भी नहीं सकते थे। पता है जितने दुनिया में गरीब लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, पता है इनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? आइडियलिज्म, आदर्शवादिता। इससे पता क्यों होता है? इससे मन को बड़ी खुशी मिलती है। ये सोचते हैं अगर हम ऐसा बोलेंगे तो समाज बड़ी इज्जत करेगा, कोई खाक इज्जत नहीं करता। अपने लिए जियो। तुम ताकतवर, दुनिया ताकतवर। हां, पर हर बात हर जगह बोलनी नहीं है। आईएएस बनो अपने लिए, फिर देखेंगे आगे तुमसे क्या क्या होता है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अच्छा विचार है तुम्हारा, गंदे विचार मत पालो।